हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और उस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा कोलम्स लॉ वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लें, ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेटा। अगर आपको कोलम्स लॉ क्लियर है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा कि परमिटिविटी क्या होता है। देखिए बेटा, जो यहाँ पे हमको दिख रहा है ई जैसा अक्षर, ये क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी बेटा, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो होता है एप्सिलॉन। क्या होता है? एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बेटा। इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। इसका एक्चुअल फील क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स में, उसको आइए समझते हैं पहले बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, जो परमिटिविटी होती है इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। एक होता है ई नॉट, एक होता है हमारा ई नॉट, और एक होता है हमारा दूसरा ई एम बेटा। ई नॉट यानी कि इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बेटा। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन मीडियम बेटा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका फील क्या है, इसका सारा का सारा खेल तब आएगा जब हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं और उन चार्जेस को एयर, फ्री स्पेस या कह लो वैक्यूम में रख दिया गया है। तीनों का मतलब एक बात है बेटा। ई नॉट का खेल यानी कि एप्सिलॉन नॉट का खेल कब आएगा? जब हमने दो चार्जेस को एयर में रखा है बेटा, बड़े आराम से, जैसे हमने पहले देखा था, जितने भी क्वेश्चन किए थे एयर में रखा था बेटा। अच्छा, ई एम यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा। अब चार्जेस के बीच में मीडियम घुसोड़ दोगे, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा ब्लू कलर का, कोई मीडियम घुसोड़ दिया, या आपने चार्ज उठा के किसी मीडियम में रख दिया, वाटर के अंदर, या इसके बीच में ग्लास घुसोड़ दिया है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वुड घुसोड़ दिया, मेटल घुसोड़ दिया, कोई मीडियम आ गया इन दोनों के बीच में बेटा चार्जेस के, तो उस केस में जो हमारा परमिटिविटी होगा उसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, तो चलिए इसका जो खेल है, इन दोनों का जो खेल है बेटा, चार्जेस के फोर्स के बीच पे डिपेंड कर रहा है। तो आइए बात करते हैं चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लगता है। आपने पढ़ा था जब हमारे पास कोई Q1 Q2 दो चार्जेस होते थे, इन दोनों के बीच में क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते थे रिपेल करते थे, नेगेटिव पॉजिटिव होते थे अट्रैक्ट करते थे। याद है कि नहीं याद है? तो याद करिए कि जब आपने पढ़ा था कि हमारे दो चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस किसी एयर, फ्री स्पेस या कह लो वैक्यूम, इनमें इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, उस केस में आपने जो फोर्स देखा था वो था बेटा F = K Q1 Q2 अपॉन r² बेटा। याद है कि नहीं याद है? और यहाँ पे आपने K की वैल्यू क्या देखी थी? K क्या था यहाँ पे? कोलम्स कांस्टेंट था जो मीडियम पे डिपेंड करता था बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपने K की वैल्यू देखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, Q1 Q2 अपॉन r² बेटा। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता था जब हमारे दो चार्जेस किसी फ्री स्पेस या कह लो वैक्यूम में रखें या कह लो एयर में रखें। यहाँ पे जो आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट, यही है बेटा, यही है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या कह लो एयर। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो चलिए इसका मतलब लिखते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। फ्री स्पेस का मतलब है कि कुछ भी नहीं है चार्जेस के बीच में, एयर कह सकते हो या कह लो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं। क्लियर? ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते क्या है? एप्सिलॉन नॉट बेटा। क्लियर? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब ये कुछ नहीं, नॉट मतलब नो, कोई भी मीडियम नहीं है चार्जेस के बीच में, इसलिए इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट बेटा। इसका मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या कह लो वैक्यूम या कह लो एयर बेटा। क्या वैक्यूम कह सकते हो, एयर कह सकते हो। समझ गया कि नहीं समझ गया?
तीनों का मतलब एक है बेटा, समझ गए। अच्छा, अब मैं बात करूं EM, इसका खेल कब आएगा? जब आप दो चार्जेस को, प्यारे से दो क्यूट से चार्जेस को सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस किसी मीडियम में रख दो, किसी मीडियम में रख दो, या कह लो डाइलेक्ट्रिक में रख दिया है बेटा, मीडियम या कह लो डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर कुछ घुसोड़ दिया है, कोई मीडियम डाल दिया, तो क्या होगा? तब फोर्स क्या होगी? आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बेटा फोर्स होगी वो क्या होगी? K Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन बेटा अपॉन R स्क्वायर बेटा, ठीक। अब यहाँ पे जो K था, जैसे आपने यहाँ पे देखा था K क्या था? 1/4πε। इसी तरह यहाँ पे जो K होगा वो होगा 1/4πε0, नहीं होगा, इस बार क्या होगा? ε m बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला होगा बेटा। EM क्या है? आइए उसके बारे में बात करते हैं। EM क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा। क्या होता है? लिखिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा, ठीक है। आइए बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में अंतर क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, आइए बात करते हैं बेटा, ठीक। देखिए हमने यहाँ से फॉर्मूला देख लिया इसका, जब मीडियम रखा था बेटा चार्जेस के बीच में, और जब विदाउट एनी मीडियम था, यानी कह लो एयर थी, वैक्यूम था, ठीक है, फ्री स्पेस था, ठीक। एक बात पहले नोट कर लीजिए, जो परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैं बात करूँ परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू, क्या अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो क्या हो सकती है? वो E0 हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ E0 हो सकती है। यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी जो हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो सकती है बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। सबसे मिनिमम वैल्यू जो परमिटिविटी की हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, या कह लो एयर वैक्यूम बेटा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपने चार्ज को किसी भी मीडियम में डाला तो उसकी परमिटिविटी एज कंपेयर टू फ्री स्पेस से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि E0 हमारा मिनिमम है बेटा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या कह लो एयर मिनिमम है। इसका मतलब क्या है? कोई भी परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करोगे एज कंपेयर टू फ्री स्पेस की परमिटिविटी को, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ज़्यादा ही होगा। क्लियर कि हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बेटा? यहाँ से हम कह सकते हैं क्या? यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा E0 और EM के बीच में कंपैरिजन क्या होगा? EM बड़ा होगा परमिटिविटी ऑफ कोई भी मीडियम एज कंपेयर टू फ्री स्पेस, ठीक है, या एयर, उससे ज़्यादा ही होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेटा। पहले इसको नोट करिए, ठीक है, नोट करिए बेटा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि आपने रिलेशन तो देख लिया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ स्पेस बेटा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू ज़्यादा होगी, कोई भी मीडियम ले लो, क्या पता आपने यहाँ पे ग्लास ले लिया हो, मेटल ले लिया हो, इससे तो ज़्यादा ही होगी। अच्छा, मैं बात करूँ परमिटिविटी ऑफ स्पेस की वैल्यू कितनी होती है, चलो सी की वैल्यू बता दो। आइए देखते हैं बेटा। E0 की बेटा जो एक्चुअल वैल्यू होती है, नोट करिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, हाँ, स्क्वायर होती है, ठीक है बेटा, ठीक है, इसको नोट करिए। मिनिमम वैल्यू जो परमिटिविटी की हो सकती है वो ये हो सकती है, अगर आपने कोई भी मीडियम डाल दिया, ठीक है, वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? परमिटिविटी ऑफ मीडियम ज़्यादा ही होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब आप देखिए, ये रिलेशन हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम और फ्री स्पेस के बीच में। अब मैं बात करूं दोनों के फोर्सेस के बीच में, जब भाई मीडियम में रखे थे और जब फ्री स्पेस में रखे थे, तब दोनों के फोर्सेस में क्या रिलेशन मिलेगा, आइए बात करते हैं उसी की बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने यहाँ पे EM रखा, तो क्या मैं यहाँ पे FM नहीं लिख सकता? क्या मैं यहाँ पे FM नहीं लिख सकता? लाला, लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह जब मैंने यहाँ पे E0 लिखा, तो क्या मैं यहाँ पे F0 नहीं लिख सकता? अरे भाई, F0 क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब
चार्जेस एयर में रखे गए, हाँ या ना, ठीक है। एफएम क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब चार्जेस को मीडियम में रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम परमिटिविटी कौन सी रख रहे हैं? मीडियम की रख रहे हैं। इसी तरह अगर हम परमिटिविटी फ्री स्पेस की रख रहे हैं तो फोर्स कौन सा लेंगे? एफ ओ। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा बेटा, समझ गए बेटा। अगर मैं फोर्सेस को कंपेयर करूं एफ ओ और एफ एम, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो ई एम है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। देखिए बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इधर देखिए ज़्यादा है, और ई नॉट कम है। अब खुद बताओ, ई एम बड़ा होगा तो जो इसकी वैल्यू आएगी एफ एम की वो कम होगी, हाँ या ना? एफ एम की वैल्यू कम होगी। अरे डिनोमिनेटर जो नीचे है वो वैल्यू बढ़ाओगे तो वो उसको ज़्यादा डिवाइड करेगा, तो वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? तो एफ एम कम होगा। इससे ज़्यादा फील क्या चाहिए? आइए देखिए इधर, ई एम कम होगा तो कम डिवाइड करेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना? क्लियर हुई बात कि नहीं? तो एफ ओ ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एफ ओ एफ एम से बड़ा होगा। ये कम है एफ ओ, और एफ एम सॉरी एफ ओ बड़ा है बेटा और एफ एम कम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ओ बड़ा है किससे? एफ एम से। इसका मतलब क्या है? फोर्स इन फ्री स्पेस ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू फोर्स इन मीडियम, और होना भी चाहिए था, सीधी सी बात है भाई। जब कोई भी मीडियम नहीं रखा है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रोकने के लिए इनके फोर्स को बीच में, तो उस केस में एयर वाली जो फोर्स होगी वो ज़्यादा ही होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू मीडियम। मीडियम की फोर्स देखिए कम है इस बार, हाँ या ना? क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा बेटा, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारी परमिटिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। बेटा समझ गए? इसको मत लिखो, इसका उल्टा लिखो, ठीक है? मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। हाँ, देखिए आप कह सकते हो यहाँ से फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? परमिटिविटी के। बेटा ठीक है, परमिटिविटी बढ़ी तो उसकी फोर्स घटी, होना भी यही था। जैसा कि आपने देखा बेटा, मीडियम की परमिटिविटी बढ़ी, देखो ज़्यादा है इससे, तो उसके बीच में फोर्स घटा। एफएम देखो एफओ से कम आ गया, ठीक है, हाँ या ना? अब ये एरो हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए बताया था बेटा, ठीक है? चलिए समझ गए बेटा, समझ गए। और इसकी सीधी सी मतलब बात की है, एफओ बड़ा है यानी कि एफएम से। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे दो चार्जेस एयर में रखे हैं और उनमें जो फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, और उसको किसी मीडियम में डाल दिए तो वो 10 की जगह कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी परमिटिविटी भी ज़्यादा है, इसकी ईएम वैल्यू ज़्यादा होगी। किसी मीडियम में रख दिए उसकी ईएम ज़्यादा होगी, तो ये फोर्स कम हो जाएगा, हाँ या ना? समझ गए? चलिए कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको बताऊंगा कि परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। आइए समझते हैं बेटा, साइड हो रहा हूँ, ठीक? कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों रब करते हैं अब, ठीक है, और पढ़ते हैं परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, तो आइए देखते हैं। मिटा दें। देखिए बेटा जगह कम है, मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने के लिए, ठीक है? चलिए पहले डेफिनेशन बता देता हूँ कि परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी। इस कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया आपने, ठीक है? छोटा छोटा लिखूंगा बेटा, जगह कम है, ठीक? तो सुनते जाइएगा जो बोल रहा हूँ। देखिए परमिटिविटी, ठीक है, यानी कि ई, इसको हम क्या कहते हैं? ये बेटा एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। क्या? ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या है ये? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच ड्यू टू विच it opposes the electric field या कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कह लो इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है? F मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स को या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अपोज करती है कौन? परमिटिविटी बेटा, ठीक है? और अपोज करते करते फाइनली
डिक्रीजेस इट बेटा। फाइनली इसको अपोज करते करते डिक्रीज कर देती है, किसके बीच में? चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। ठीक है, समझ गए बेटा? क्या कहा? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई दो चार्ज रखे हैं, जैसे ही आपने मीडियम खोस दिया इसके अंदर तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के बीच में जनरेट हो रही होगी उसको अपोज कर देगी। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये मीडियम या कह लो परमिटिविटी ऑफ मीडियम उसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में। नॉर्मली अगर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मीडियम या कह लो परमिटिविटी इसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में, और करते करते उसको इतना डिक्रीज कर देगा, समझ गया कि नहीं समझ गया? डिक्रीज कर देगा किसके बीच में? बिटवीन चार्जेस बेटा, समझ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का लो या कह लो फोर्स भी डिक्रीज कर देगा। और आपने अभी देखा भी था फोर्स डिक्रीज हो गया था मीडियम में, FO। बोलिए इस फ्री स्पेस में जो फोर्स की वैल्यू थी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कम आ रही है, किससे? सॉरी ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू मीडियम में रखने पे, तो मीडियम में डिक्रीज हो जाता है। समझ गए? अच्छा बेटा, ये भी कह सकते हो इट कॉजेज चेंज इन द कूलम्ब्स फोर्स। भाई देखिए फोर्स की वैल्यू कम हो गई है आगे चल के, जैसे आपने मीडियम रख दिया, FM की वैल्यू कम है ना FO से। समझ गए? समझ गए, ठीक है। अब पढ़ना है हमें बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, पहले कॉपी कर लीजिए। हो गया? ये मिटा दें, छी गंदन हो जाए। देखिए बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी का नाम ही क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेट करेंगे। क्या रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है? हम परमिटिविटी को रिलेट करेंगे किससे? यानी कि E0 को EM से रिलेट करेंगे, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। पूरा फील लो मजे से। अच्छा आइए देखते हैं बेटा इस। अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी क्या लिखते हैं बेटा? ER। कैसे लिखते हैं इसको? ER लिखते हैं। इसको डराइव कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? आइए देखते हैं। अगर मैं कहूँ ये मेरी इक्वेशन 1 है बेटा और ये मेरी इक्वेशन 2 है। क्या है? इक्वेशन 2 है बेटा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। ठीक बेटा, और डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? आप देखिए इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, तो कहोगे FO बाय FM। क्या कहोगे? FO बाय FM बेटा इक्वल्स टू FO क्या था बताइए जल्दी से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, और ऊपर में क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है बेटा। फिर FM क्या था? FM क्या है बेटा? ये है, इसको लिख दीजिए। क्या कहोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन M। ठीक है, बोलिए EM। ठीक, फिर Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन R स्क्वायर बेटा। अब आपको दिख रहा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इधर भी यही है, ये पूरा कट जाएगा बेटा बड़े आराम से। ठीक, 4 पाई कट जाएगा, और आप यहाँ से कह सकते हो कि FO बाय FM की जो वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है? वो आई है, देखिए EM, ये ऊपर चला जाएगा और E0 नीचे ही रहेगा बेटा, तो कहोगे EM अपॉन E0 बेटा। यानी कि जो हमने देखा, क्या देखा? FO बाय FM की जो वैल्यू आई है किसनी आई है? EM बाय E0। ठीक है, अच्छा जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होती है? यही हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ER। क्या है बेटा? ER। अच्छा बेटा ये आ गया, तो यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रटना पड़ेगा नहीं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी, बोलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खत्म बात। बोलिए क्या होता है? फिर से बोलिए। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि EM टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा ये तो परमिटिविटी के हिसाब से हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन बन सकती है, क्या? बोलिए जल्दी से। रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस बेटा, जो यहाँ था, टू दी रेशियो ऑफ टू दी फोर्स ऑफ मीडियम। ठीक है, फोर्स इन मीडियम बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए ER की डेफिनेशन क्या हो सकती है? दूसरी बताओ। रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस टू दी फोर्स इन मीडियम बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से आप दो बात कह सकते हो बेटा। पहले तो ये फॉर्मूला नोट करिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन
अब बनने लगेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल। यहाँ से आप कह सकते हैं बेटा, अगर मैं FM की बात करूँ या कहूँ ER किसके बराबर है, ER, ठीक है, ये होता है EM/E0 बेटा, ठीक। अच्छा, क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा बेटा ये बताइए परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहाँ तक निकालोगे, किसकी याद करोगे, किसकी याद करोगे? भाई ग्लास की परमिटिविटी अलग होगी मीडियम में, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वाटर अलग होगी, हर एक मीडियम की अपनी खुद की परमिटिविटी होगी, सबकी याद करोगे, कहाँ से निकालोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला देखिए बेटा, यहाँ से आप कह सकते हो, अगर आपको किसी की भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना है तो आप कहोगे इसको इधर भेज दो मल्टीप्लिकेशन में, तो कहोगे ER × E0, ठीक है, ये याद करिए पहले, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है, रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस E0, समझ गया बेटा, नोट करिए इसे, ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूँ, अगर आपको किसी भी मीडियम का फोर्स निकालना है, किसी भी मीडियम का फोर्स निकालना है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ से देखिए बेटा, FM को, इसको भूल जाओ बेटा, सब इक्वल के बराबर है, इसको भूल जाओ, ठीक है। FM को उधर भेज दिए ER के पास और ER को नीचे भेज दिए, ठीक है, तो कहोगे FM = क्या हो जाएगा, FO/ER, ठीक है, ये भी नोट करिए बेटा। अगर आपको किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, जो भी फ्री स्पेस में कूलम्ब फोर्स लगाते थे, जैसे नॉर्मली जो आपने प्रीवियस लेक्चर में लगाते हैं इस फॉर्मूले से बेटा, ठीक है, वो निकाल लेंगे FO और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, रिलेटिव परमिटिविटी से। ये क्वेश्चन में दिया होगा, समझ गए? तो मीडियम में फोर्स आ जाएगा, ठीक है, मीडियम का फोर्स आ जाएगा, ठीक है। एक बात और भी देख सकते हो, यहाँ पे फील करने वाली बात क्या है, अगर आप कोई मीडियम रख दोगे चार्जेस के बीच में तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले कितनी थी, FO थी, अब क्या हो गई, FM हो गई। अच्छा, आप जैसा कि देख पा रहोगे मीडियम में जो फोर्स होगा, अगर आप कोई मीडियम रख दो तब जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इनिशियल, जब आपने किसी मीडियम में नहीं रखा था, FO फ्री स्पेस का जो फोर्स होगा उससे ER टाइम्स डिक्रीज कर गई। बोलिए हाँ या ना। अरे भाई FM डिक्रीज कर गया ER टाइम्स, क्लियर कि नहीं क्लियर? देखिए डिवाइड में है, इसकी वैल्यू को कम कर रहा है FM की जो वैल्यू होगी बेटा कम होगी एज कंपेयर टू FO। देखिए मैंने बताया ना, FO की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, FM से बेटा। देख लो यहाँ पे FM की वैल्यू कमी तो आएगी, FO से डिवाइड करोगे तो, FO को डिवाइड करोगे ER से तो FM की वैल्यू तो कमी आएगी। बोलिए हाँ या ना, ठीक है, समझ गए? मतलब इतना सा सीधी सी बात है, अगर फोर्स हमारे पास चार्जेस एयर में रखे थे, जो हमारे फोर्स की वैल्यू आ रही थी, आए अगर कोई मीडियम रख दिए तो क्या हो जाएगा, उस फोर्स की वैल्यू जो FO थी एयर में बेटा, वो ER टाइम्स डिक्रीज कर गई है। हाँ या ना, ठीक है, समझ गया? बोलिए हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्लियर? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, क्या होता है यहाँ से देख सकते हो, बोलो इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, समझ गया बेटा? अच्छा, कई स्कूल की बुक में यहाँ पे ER की जगह K भी लिख सकते हैं, क्या, और K, इसकी जगह कई जगह कैपिटल K, स्मॉल K नहीं, ये वाला, ये कॉलम्स कांस्टेंट नहीं बता रहा हूँ, कैपिटल K। यहाँ पे जो K और यहाँ पे जो K थे वो कॉलम्स कांस्टेंट थे, स्मॉल K थे, यहाँ पे कैपिटल K की बात बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गया? रिलेटिव परमिटिविटी को हम ER की जगह K से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नोट करने वाली बात इतनी है कि जो परमिटिविटी थी, परमिटिविटी ऑफ हाँ देखिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीज कर गई है कितना, ER टाइम्स। बोलिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीज कर गई है ER टाइम्स E0 से। पहले कितनी थी, E0 फ्री स्पेस में इतनी होती थी परमिटिविटी, बहुत कम, यही तो मिनिमम थी। अगर आप किसी भी मीडियम की निकाल लो, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो ये इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? और फोर्स मीडियम में डिक्रीज कर रहा है, फोर्स मीडियम में ER टाइम्स डिक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस में जो फोर्स था। समझ गए? बस इससे ज़्यादा फील नहीं करा सकते। तो चलिए, समझ गए बेटा? मिटा दें? अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखेंगे, मिटा देते हैं, चलिए देखिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ध्यान से देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हमें गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर
इज 41 बेटा। हमें क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 41 और हमसे पूछ रहा है परमिटिविटी ऑफ वाटर, यानी कि हमसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछ रहा है बेटा। याद है आपको फॉर्मूला, आपसे मैंने क्या कहा था, अगर हमें परमिटिविटी किसी भी मीडियम की निकालनी होती थी वो कैसे निकालते थे, रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, ई नॉट से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा। ठीक है, कुछ नहीं, परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है यानी कि किसी मीडियम का निकालना है। हम क्या करेंगे, ई आर इंटू ई नॉट कर देंगे बेटा। ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी जो गिवन है हमें वाटर की, कितनी है रिलेटिव परमिटिविटी 41 बेटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ई नॉट से बेटा। ठीक है, क्लियर, ई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारी परमिटिविटी ऑफ वाटर आ जाएगी। पहला आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ई नॉट की चाहे तो आप वैल्यू भी रख सकते हो, कितनी बताया था मैंने, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 बेटा, ये रख देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटा, यहां पे हम कह सकते हैं बड़े आराम से एक अच्छा क्वेश्चन देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, देखिए बेटा, अगर मैं कहूं मेरे पास यहां पे कोई Q1 और Q2 चार्ज है बेटा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ठीक है, ये कोई दो चार्ज है हमारे पास और ये दोनों चार्ज किसी वैक्यूम में रखें। किस में रखें बेटा, फ्री स्पेस कह लो या वैक्यूम कह लो या एयर कह लो, मतलब एक है बेटा सबका। ठीक है, और एयर में और वैक्यूम में रखा गया था, तब इनमें बेटा फोर्स थी जो वो थी F। ठीक है, जब इन चार्जेस को Q1 Q2 को किसी मीडियम में रख दिया गया या कह लो किसी लिक्विड में रख दिया गया, तो देखिए बेटा, अगर मैं इन दो चार्जेस को Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस R बेटा। ठीक है, दोनों चार्जेस को सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, जितना यहाँ पहले था वैक्यूम में उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है इन दोनों के बीच में, और कहाँ पे रख दिया गया है, इस बार लिक्विड में रख दिया गया है, किस में रख दिया गया है, किसी लिक्विड में रख दिया गया है। और यहाँ पे हुआ क्या है, इनकी फोर्स F/4 हो गई है। कितनी हो गई है, F/4, मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई है, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में आपसे बेटा पूछ रहा है व्हाट इज, क्या आपसे पूछ रहा है व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड बेटा, लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छा बेटा कैसे करोगे बेटा, जल्दी बताओ, हो जाएगा सॉल्व। देखिए, ये जो F गिवन है ये फोर्स इन वैक्यूम गिवन है या कह लो एयर। ठीक, जैसे ही मीडियम में लाए, किसी लिक्विड में लाए, देखिए बेटा फोर्स डिक्रीज कर गई 4 टाइम्स, और जितना डिक्रीज करती थी फोर्स वही तो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती थी। हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा बेटा वो 4 होगा, हाँ या ना। याद करिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फोर्स इन मीडियम क्या होता था, FO यानी कि फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब देखिए मीडियम की फोर्स क्या हो गई है, F/4 टाइम्स डिक्रीज कर गई है। पहले कितनी थी, F थी, और अब 4 टाइम्स डिक्रीज कर गई है, और जितने टाइम्स डिक्रीज करती थी वही तो हमारा क्या होता था, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि हमारी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 4 है बेटा। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा, ये तो जर्नल एक फील हो गया। अगर डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बोलिए अगर डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है किसी मीडियम में रखने पे, तब हम डायरेक्टली कह सकते हैं जितने टाइम फोर्स डिक्रीज कर गया वही नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स डिक्रीज किया फोर्स वही हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। मैंने यही तो कहा था, पहले F थी और F/4 हो गई है बड़े आराम से। बोलिए हाँ या ना, क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा, समझ गए बेटा। ठीक है, अब देखिए इसका असली मेथड क्या होगा, एक्चुअल मेथड से कैसे करेंगे। देखिए ये तो हो गया जेई और नीट वाला, थिंकिंग से तुरंत कर दिए चट से। अब देखिए फोर्स इन वैक्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा FO लिख सकते हैं। फोर्स इन लिक्विड या कह लो किसी भी मीडियम के लिए हम बात करते थे तो क्या बोलते थे, FM बोलते थे। बोलिए फोर्स इन किसी भी एयर या वैक्यूम के लिए हम फोर्स कैसे निकालते थे, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई में होता था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा, इस डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा। Q1 Q2 है लिख दिया, और डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, डिस्टेंस कितना था, एयर और वैक्यूम में R था, लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मीडियम के लिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। बोलिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखते थे यहाँ पे। ठीक, और क्या होता था Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन और अपॉन R स्क्वायर बेटा, डिस्टेंस वही है तो ध्यान से देखिए यहाँ भी कहेंगे R स्क्वायर हो जाएगा बड़े आराम से। अब देखिए अगर मैं FO को डिवाइड कर दूं FM से तो यहाँ पे हमारा आंसर आ सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं कहूँ FO/FM को डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए इसकी वैल्यू क्या है FO की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
मल्टीप्लाई में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा, ठीक। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एफ एम से। एफ एम कितना बेटा, ये इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या 1/4 पाए एप्सिलॉन m इंटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा, बड़े आराम से। अब देखिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पूरा कट गया बेटा, ठीक है। 1/4 पाई पूरा कट गया है। यहाँ से आप कह सकते हो डायरेक्टली क्या कि, बोलिए क्या कह सकते हो डायरेक्टली, एफ ओ बाई एफ एम क्या हो जाएगा, बोलिए, ये ई एम ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या रहेगा, ई नॉट रहेगा बेटा, ठीक है। तो ई एम बाई ई नॉट, ठीक, क्लियर बेटा। अच्छा अब देखिए ई एम बाई ई नॉट, यही तो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती थी बेटा, याद होगा आपको क्या होती थी, ई एम बाई ई नॉट ही तो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती थी, ई आर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एफ ओ बाई एफ एम इज इक्वल्स टू ई आर बेटा, ठीक, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब देखिए बेटा एफ ओ क्या है, फोर्स इन एयर, कितना था, एफ था, इसकी वैल्यू रख दीजिए बेटा, तो यहाँ पे एफ रख दोगे, अपॉन में एफ एम है बेटा, एफ एम फोर्स इन मीडियम, या कह लो वही लिक्विड में जितना फोर्स था, F/4 था, क्या था, F/4 था बेटा, बड़े आराम से। अब देखिए किसके बराबर है, ई आर के बराबर है, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और आप यहाँ से कह सकते हो कि ई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यही तो मैंने चुटकी बजाते पहले ही बता दिया था कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू मीडियम में रखने पे और डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फिर सुनिए, Q1 Q2 की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, पहले भी Q1 Q2 चार्ज थे, एयर में भी और मीडियम में भी Q1 Q2 थे, और डिस्टेंस भी मेंटेन है, आर का आर ही है। उस केस में जितने टाइम फोर्स डिक्रीज की, डायरेक्टली कह दो, जितने टाइम डिक्रीज की, 4 टाइम डिक्रीज कर गई थी, पहले एफ थी, 4 बाई डिक्रीज कर गई 4 टाइम्स, तो क्या कहोगे, जितने टाइम डिक्रीज की वही हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, डायरेक्टली भी कह सकते थे, बताया था मैंने आपको, बोली हाँ या ना। मगर हमेशा डायरेक्टली कहना ऐसा संभव नहीं होगा। देखिए पहले आंसर आ गया। अच्छा बेटा अगर मैं यहीं पे क्या कह दूं, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं, बोलिए बेटा, पहले रैप कर रहा हूं, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कहूँ अब कि हमारे पास Q1 Q2 कोई चार्ज थे, उनको वैक्यूम में रखा गया था, उस समय जो फोर्स थी वो हमारी F थी बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 डाल दीजिए, ठीक। अब देखिए, और किसी लिक्विड में रखा गया है, किसी लिक्विड में रखा गया है, बट इनका जो डिस्टेंस था उसको आधा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, डिस्टेंस चेंज कर दिया गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, R/2 हो गया है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कोई वैक्यूम में Q1 Q2 चार्ज रखे थे, R डिस्टेंस बेटा, ठीक है, और तब फोर्स लग रहा था F, और जब उनके डिस्टेंस को आधा कर दिया गया और लिक्विड में रख दिया गया, तब फोर्स लग रहा है F/2 बेटा। क्या लग रहा है, F/2 लग रहा है, ठीक है। और आपसे कोई पूछे, आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि अब बताओ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर ने तो कहा था जितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज कर गई, पहले F थी अब F/2 हो गई है, तो 2 टाइम्स डिक्रीज कर गई फोर्स, तो रिलेटिविटी, बोलिए सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि बात अब गलत हो जाएगी बेटा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो फोर्स डिक्रीज कर गई है मीडियम में रखने की वजह से, मगर फोर्स कुछ और भी डिक्रीज की है, क्योंकि आपने डिस्टेंस को कम कर दिया गया है। बोलिए हाँ या ना भाई, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, हाँ या ना। मतलब एक तो पहले ही बात तो मीडियम में रखने से फोर्स चेंज हो जाता है, दूसरा दोनों के बीच के डिस्टेंस या Q1 Q2 की वैल्यू चेंज कर दोगे तब भी तो फोर्स चेंज होगा बेटा। तो हमें एक्चुअल मेथड लगाना पड़ेगा हमेशा, ठीक है बेटा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 रख करके FO को FM से डिवाइड करेंगे बड़े आराम से, क्लियर। अभी आंसर ये नहीं होगा तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं बेटा। वैक्यूम में फोर्स लग रहा है F बेटा, तो मान लेते हैं जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा, FO होगा बेटा, F0 बेटा, क्योंकि वैक्यूम में है बेटा, ठीक है। इसी तरह ये मीडियम में लगने वाला फोर्स है, बोलिए FM बेटा। FO कैसे निकालते हैं बताइए जल्दी से, 1/4 पाई, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन R स्क्वायर बेटा, ठीक, क्लियर बेटा। फिर यहाँ पे कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन M, यानी कि
परमिटिविटी ऑफ मीडियम रखोगे क्योंकि मीडियम की बात हो रही है, कोई लिक्विड है बेटा। फिर करोगे Q1 Q2, क्या करोगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस तो आर था, तो आर स्क्वायर के यहाँ तो कर दिए, बट जब मीडियम में रखा गया तो कह रहा है डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर नहीं रखना है, क्या रखना है, r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, डिस्टेंस r/2 है, उसका स्क्वायर कर दिए बड़े आराम से, ठीक, क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं आपसे क्या, अगर मैं FO को डिवाइड करूँ FM से तो आप कहोगे यहाँ से क्या बेटा, FO/FM क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कहोगे, बोलिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन आर स्क्वायर। FM क्या है बेटा, जल्दी बताइए FM क्या है, FN हमारा क्या है 1/4 EM, बोलिए 1/4 EM है, इनटू में क्या है Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या है बेटा, डिस्टेंस कितना है r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, r/2 का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ सीधे, क्या कर लूँ दीजिए डायरेक्ट, तो क्या कहोगे यहाँ से आप कहोगे ये हो जाएगा r² अपॉन 4 बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या कहोगे आप, देखिए 1/4 कट गया, 1/4 कट गया आराम से, ठीक। अब देखिए क्या होगा बेटा, Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², यहाँ भी कट गया बड़े आराम से, ठीक बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। अब ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या बड़े आराम से, देखिए बेटा कहने की बात क्या है, FO/FM क्या होगा, देखिए ये EM ऊपर आ जाएगा, E0 नीचे रहेगा बेटा, ठीक, तो कहोगे EM/E0, ठीक बेटा। क्लियर, कैप गिर गई, तो ध्यान से देखिए बेटा यहाँ क्या था, कैप गिर गई थी, देखिए EM/E0 था, ये जो 4 है बेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या कहोगे 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनटू में 1/4 हो जाएगा, और आप यहाँ से कह सकते हो क्या FO/FM इज इक्वल टू EM/E0 इंटू 1/4 बेटा। FO क्या है, फोर्स इन एयर, कितनी थी बेटा, F थी, क्या था, देखिए FO की जगह यहाँ पे आप F रख दीजिए बेटा, और FM की जगह क्या है बेटा, F/2 थी बेटा, कितनी थी FM की वैल्यू, F/2 थी, यहाँ पे रख दीजिए बस। फिर इक्वल टू में क्या है बेटा, बोलिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक, अपॉन E0, सॉरी ये बताइए परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस E0, EM/E0 क्या होता था, यही तो हमारा ER होता था बेटा, बोलिए, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बड़े आराम से, बस काम हो गया। यहाँ से ER निकाल सकते हो कैसे, F/F कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा, तो कहोगे 2 इज इक्वल टू ER इंटू में 1/4 बेटा, 4 को इधर भेज दोगे मल्टीप्लीकेशन में, तो कह दोगे ER इज इक्वल टू 2 इंटू 4 बेटा, कितना आ जाएगा 8 आंसर, बोलिए। तो ER कितना आ गया है 8, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो जाएगी इस लिक्विड की, बोलिए 8 हो जाएगी, 2 नहीं होगी, कितनी, आंसर क्या होगा बेटा 8 होगा। तो हमेशा आंख बंद करके ये मत बोल देना कि भाई चार्ज रखे थे पहले वैक्यूम में, किसी मीडियम में रख दिए, फोर्स अगर 2 टाइम्स डिक्रीज कर गया है, बोलिए F/2 हो गया है, तो जितना डिक्रीज किया वही कह देंगे 2 आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तब होता अगर डिस्टेंस और Q1 Q2 की वैल्यू चेंज ना की जाए, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ये तो तब डायरेक्टली कर देंगे जब किसी मीडियम में रखा गया है बट उनके डिस्टेंस को सेपरेशन वाले और Q1 Q2 की वैल्यू को चेंज नहीं किया गया, बोलो हाँ या ना, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। मीडियम में रखने से क्या होता है, फोर्स ER टाइम्स डिक्रीज होता है, और जितने टाइम्स डिक्रीज होता है वही हमारा ER होता है। जैसे यहाँ पे अगर डिस्टेंस, जैसे आपने पहले देखा था, क्लियर, 4 टाइम्स डिक्रीज किया था पहले वाले क्वेश्चन में बेटा, 4 टाइम्स डिक्रीज किया था तो वही हमारा ER था, ER इक्वल टू 4 हो गया था। मगर यहाँ पे 2 टाइम्स डिक्रीज किया है तो ER इक्वल टू 2 मत रख देना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को भी चेंज किया गया है। डिस्टेंस को चेंज करोगे तो फोर्स कुछ डिस्टेंस के वजह से भी चेंज होगा। फोर्स 2 तरह से चेंज हो सकता है, मीडियम पे डिपेंड करता है और उनके डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस को आधा कर दिए हो, हाँ या ना, तो फोर्स भी तो चेंज होगा, और मीडियम के रखने के वजह से भी चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट मत करना, तब आप ऐसे लगा देना बड़े आराम से, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए बेटा, ठीक है, मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों अब करते हैं एक न्यू टाइप का क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ये क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है,
टू आइडेंटिकल चार्ज्ड metallic sphere are hung by string and string makes 60 degree with each other in vacuum. When whole arrangement is kept in liquid of density 0.5 gram per cc, the angle remains same. फिर कह रहा है कैलकुलेट द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डेंसिटी ऑफ स्फीयर हमको गिवन है 1.5 ग्राम पर सीसी. बेटा क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यही हमारा है रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ER. स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी का एक दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक भी है, ताकि कंफ्यूज ना हो उस समय. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालने को कह रहा है ER. बेटा कई लोग इसको ER भी लिखते हैं या और इसका एक और नाम है K. बेटा ये कैपिटल K है, कोलम्स कांस्टेंट वाला स्मॉल k था, ये कैपिटल K है बेटा. ठीक है, समझ के. अच्छा, यानी कि कुल मिला के हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है. बेटा हो क्या रहा है? हो यहाँ पे ये रहा है कि हमारे पास कोई दो चार्ज्ड मासेज हैं m मास के, और ये भी m मास का. बेटा दो मासेज हैं, आइडेंटिकल मास हैं, और दोनों पे चार्ज भी सेम है. इस पे भी प्लस क्यू मान लो, इस पे भी प्लस क्यू मान लो. ठीक है, और दोनों को हंग कर दिया गया है बाय स्ट्रिंग. बेटा अच्छा बेटा कुछ एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री. भाई ये दोनों कुछ फैले हुए क्यों हैं? कुछ एंगल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भाई दोनों चार्ज हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे. बोलिए हाँ या ना. और ये कहाँ की केस है? पहला केस कहाँ पे है बेटा? जब वैक्यूम में रखा है. क्या? जब मैंने इस सिस्टम को वैक्यूम में रखा है. बेटा अच्छा, तो क्या हुआ? ये है केस. सेकंड केस में हमसे कह रहा है कि एंगल रिमेन सेम. एंगल सेम है और इस सिस्टम को आपने अगर किसी लिक्विड में रख लिया है, मान लीजिए ये जो आपकी सेम अरेंजमेंट है m मास. ठीक है, m मास, चार्ज भी सेम है बेटा, प्लस क्यू, कुछ चेंज नहीं हुआ है. बस वैक्यूम की जगह आपने इसको एक मीडियम में रख दिया, कह लो, या लिक्विड में रख दिया बड़े आराम से. क्लियर? अच्छा बेटा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, या कह लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा. अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा. वो फॉर्मूला क्या है? आइए देखिए, नोट करिए पहले. रिलेटिव परमिटिविटी हमें अगर निकालनी हो जब डेंसिटी ऑफ स्फीयर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या कह लो मीडियम जिसमें वो रखा गया है सिस्टम, वो गिवन हो बेटा, तो यहां से हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, रो एस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या कह लो स्फीयर. बेटा फिर अपॉन में क्या लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ बेटा लिक्विड. बेटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी कि रो एस माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल. बेटा ठीक है, समझ गए. ये निकालने का फॉर्मूला होता है. ER यानी कि इसी को बेटा K बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर हमको गिवन है, कितना है बेटा? ये 1.5 बेटा. डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी हमको गिवन है, कितनी? 0.5 बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके ER निकाल सकते हैं. कई लोगों के मन में बेचैनी हो गई होगी कि भैया ये ER की फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से डराइव हुआ है? हम तो JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें फार्मूला नहीं चाहिए, हम तो एडवांस लेवल फोड़ के आएंगे, हमें तो कॉन्सेप्ट चाहिए. हाँ भाई देंगे, चिंता ना करिए. पहले इस क्वेश्चन को ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन के बाद मैं ये फार्मूला डराइव करके दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल फील क्या है. जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है बेटा, उनके ऊपर इतना भार नहीं ले सकते हैं, बहुत हाई लेवल तैयारी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही इस फॉर्मूले को रट लें और चले जाएं, लेक्चर खत्म हो गया. मगर जो बच्चे JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं अभी रुके रहे हैं बेटा, अभी बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. तो चलिए पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं. ER का बेटा वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से आप कहोगे सॉलिड की डेंसिटी बेटा रो एस कितनी है? 1.5 है, रख दीजिए यहाँ पे, खत्म बात. अपॉन रो एस डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितनी है बेटा? 1.5 है, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है बेटा? 0.5 है, यहाँ पे रख दीजिए. ठीक है, क्या आ जाएगा? बोलिए 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 0.5 बेटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा नीचे बड़े आराम से. यहाँ से कहोगे ER की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 आ गई है बड़े आराम से. बोलिए समझ गया बेटा? ठीक है, समझ गए. अब सुनिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस अरेंजमेंट को पहले नोट कर लीजिए, अभी इसी पे आगे काम होगा बेटा. ठीक, चलिए मिटा दें. चलिए
तो चलिए बच्चों अब डराइव करते हैं वो फॉर्मूला जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया था। वो फॉर्मूला कहाँ से आया, आइए उस फॉर्मूले को डराइव करते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 2 चार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर हैं बेटा, और उस स्फीयर को एक बार उन्होंने वैक्यूम में रखा था और एक बार किसी लिक्विड में रख दिया, या कह लो मीडियम में रख दिया बेटा। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि दोनों मासेस या कह लो स्फीयर कैसे थे, आइडेंटिकल थे। तो मान लेते हैं दोनों का मास सेम है, चार्ज भी इस पे प्लस क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे हम स्फीयर की डेंसिटी रो एस से दिखाएंगे बेटा। पहली बार ये सिस्टम किस में रखा है, वैक्यूम में रखा है, और दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो एंगल है बेटा वो 2 थीटा है, वहाँ पे 60 डिग्री था। भाई ये तो एक जर्नल एग्जांपल है ताकि वो फॉर्मूला डराइव कर लें। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 2 थीटा है बेटा। अच्छा, इस सिस्टम को अगर मैं निकाल करके एक लिक्विड में डाल दूँ, या कह लो किसी मीडियम में डाल दूँ, वाटर में डाल दूँ, मिल्क में डाल दूँ, ऑयल में डाल दूँ, किसी में भी डाल दूँ, तो क्या होगा बेटा, चार्ज मास सब कुछ सेम है, स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल होगा बेटा वो भी रिमेन्स सेम होगा। क्वेश्चन में बोला था एंगल सेम रहता था, एंगल्स रिमेन सेम। जब एक वैक्यूम से निकाल करके किसी भी मीडियम में डालोगे एंगल चेंज नहीं होगा बेटा। अच्छा, और जिस लिक्विड में डाले हो उस लिक्विड की डेंसिटी मैंने रो एल मानी है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, हमें वो फॉर्मूला डराइव करने के लिए जो भी यहाँ पे स्फीयर है उस पर सारे फोर्स दिखा दो बेटा। तो देखते हैं, आइए देखिए ये मास कुछ इस तरफ देखिए फैला क्यों हुआ है, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन लग रहा होगा, तभी इन दोनों के बीच में देखिए गैप है बेटा। ठीक है, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इस पे टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि ये बेटा ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अगर ये एंगल क्या है बेटा 2 थीटा है पूरा एंगल, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, इसका ज़्यादा हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बना लिया है, तो ये थीटा एंगल होगा, इसका आधा। अगर ये थीटा है तो बताइए ये एंगल कितना होगा बेटा, ये भी थीटा होगा बाय ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर? अच्छा, अब मैं इस टेंशन फोर्स को रिजॉल्व कर लूंगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो देखिए इस डायरेक्शन का जो टेंशन फोर्स होगा वो होगा टी कॉस थीटा बेटा, और इस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो होगा टी साइन थीटा। ठीक है, और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस मास पे, इस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा डाउनवर्ड, वो कौन सा फोर्स होगा, mg बेटा। ठीक है, होगा क्या, ये मास जिसके पास प्लस क्यू चार्ज है इस मास पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा F। अच्छा, ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जब ये चार्जेस या कह लो मास वैक्यूम में रखा है बेटा, तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, FO लिखते थे। बोलिए FO क्या होता था, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम एयर या कह लो फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए हैं। अब हम इस फोर्सेस को इक्वेट कर लेंगे जो भी बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। देखिए ये वर्टिकल फोर्सेस टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए बेटा टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है FO को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, FO के बराबर हो जाएगा, और टी कॉस थीटा ऊपर वाला किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो कहोगे टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा बेटा जल्दी बताइए, डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, टी कट जाएगा बड़े आराम से। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टैन थीटा बड़े आराम से, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FO बाय mg। क्लियर बेटा? बेटा हमें मास चाहिए, मास किसका, स्फीयर की बात हो रही है भाई, स्फीयर की मास की बात करूं तो आपने क्या पढ़ा था, रो इक्वल्स टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास चाहिए तो क्या करोगे, मास निकाल सकते हो यहाँ से, क्या m इक्वल्स टू रो v। अच्छा बेटा किसका मास, स्फीयर का मास, तो किसका डेंसिटी रखोगे, स्फीयर की डेंसिटी, तो यहाँ लिख दिया रो s इंटू वी क्या होगा, मास ऑफ स्फीयर बेटा। तो यहाँ पे m की जगह लिख दीजिए बड़े आराम से, तो कहोगे क्या FO बाय m क्या है बेटा, रो s v, g भी है मल्टीप्लाई में तो g भी मत भूलिएगा बेटा। ठीक, अच्छा ये किसके बराबर है, टैन थीटा के बराबर है। अच्छा बेटा यहाँ से टैन थीटा की एक वैल्यू आ गई। अच्छा, जिस तरह हमने यहाँ से टैन थीटा निकाल लिया है फोर्सेस को इक्वेट करके, इसी तरह जब हमने इस मीडियम में रखा है सारे फोर्सेस दिखा दो और टैन थीटा यहाँ से ले आओ, वो टैन थीटा ये टैन थीटा के इक्वेट कर दोगे, क्योंकि एंगल तो सेम रहना है, तो टैन थीटा की वैल्यू भी सेम होगी बड़े आराम से। आइए देखते हैं होगा क्या कि भाई ये मास इस स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स लगाएगा
और ये टेंशन फोर्स क्या होगा बेटा, टी डैश। अब यहाँ का टेंशन टी डैश है, यहाँ का टेंशन टी है, क्योंकि भाई जैसे ही आप किसी लिक्विड में डालोगे तो इस पर क्या लगेगा, एक बॉयंट फोर्स भी तो लगेगा, अपथ्रस्ट बेटा, जिसके वजह से टेंशन चेंज हो जाएगा। तो मैंने मान लेता हूँ कि टेंशन टी डैश है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर ये टोटल एंगल कितना है बेटा स्ट्रिंग के बीच का, 2 थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर अगर मैं गिराऊं तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बड़े आराम से। अगर ये थीटा है तो मैं कहूँ ये एंगल कितना होगा बेटा, ये भी थीटा होगा। इसी तरह मैं इस टी डैश को रिजॉल्व कर लूँगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो एक हो जाएगा इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन, वो हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा बेटा, और हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में जब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टी डैश साइन थीटा बड़े आराम से। ठीक है, इस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा कितना, mg। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस QM इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। बोलिए हाँ या ना, F यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ पे है ये चार्जेस कहाँ पे हैं, लिक्विड में रखे हैं, किसी मीडियम में रखे हैं, तो क्या मैं FM लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फोर्स इन मीडियम। ठीक है, अच्छा एक फोर्स आप भूल गए बेटा, कौन सा, अपथ्रस्ट फोर्स। भाई इसको किसी लिक्विड में रखे हो, भाई लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी इमर्ज्ड बॉडी को, जो बॉडी डूब गई है, तो उस पर क्या लगाना, अपथ्रस्ट लगाना, ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लगाना। तो उस फोर्स को भी दिखा देते हैं, उस फोर्स का नाम है बेटा, बोल देते हैं FU। क्या बोल देते हैं, FU। FU क्या है, बॉयंट फोर्स या कह लो अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा, बॉयंट फोर्स या कह लो अपथ्रस्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, वो क्या था, वो था बोलिए रो VG बेटा। कैसे निकालते थे अपथ्रस्ट फोर्स बेटा, बोलिए डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, कौन लगा रहा है फोर्स, अपथ्रस्ट, लिक्विड लगा रहा है, तो लिक्विड कौन सा, उसकी डेंसिटी रखोगे बेटा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, किस पे लग रहा है बेटा, मास पे लग रहा है, तो मास का वॉल्यूम इंटू जी। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी इसकी आगे जरूरत पड़ेगी बेटा। अब हम फिर से सारे फोर्सेस को इक्वेट कर लेंगे बेटा। देखिए वर्टिकल फोर्सेस को देखिए, एक टी कॉस थीटा प्लस FU किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या बेटा, बोलिए टी डैश, बोलिए टी डैश, पहले ये मत लिखिए, पहले वर्टिकल को मत लिखिए, पहले आप हॉरिजॉन्टल फोर्स को लिखिए, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स को लिखिए, इस डायरेक्शन वाले। टी डैश साइन थीटा किसके बराबर होगा, FM के बराबर। ठीक है, टी डैश साइन थीटा किसके बराबर होगा, FM के बराबर होगा। ठीक है, अब वर्टिकल को देखिए, टी डैश कॉस थीटा प्लस FU, क्या टी डैश, बोलिए कॉस थीटा, टी डैश कॉस थीटा प्लस FU किसके बराबर होगा बेटा, FM के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, सॉरी mg के बराबर, ओहो कितना गड़बड़ा हो गया, देखिए किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, क्या किया, जो दो ऊपर फोर्स लग रहे थे उनको ऐड कर लिया, टी कॉस थीटा प्लस FU, वो किसको बैलेंस कर रहे होंगे, mg को बैलेंस कर रहे होंगे, इक्वेट कर दिया बड़े आराम से। अच्छा, क्या मैं यहाँ से FU को, अपथ्रस्ट फोर्स को उधर नहीं भेज सकता, इक्वल टू के भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, बोलिए यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, बोलिए टी डैश कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg माइनस FU। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर से हम इसको कह देंगे ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो आप कहोगे यहाँ से क्या बेटा, क्या कहोगे, टी डैश कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा, कितना बेटा, यहाँ से कहोगे टैन थीटा किसके बराबर आ गया, FM फोर्स इन मीडियम अपॉन, बोलिए mg माइनस FU, mg माइनस FU बेटा। ठीक है, फिर यहाँ पे मास आ गया, मास की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, जो आप देख चुके, मास ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू इट्स वॉल्यूम बेटा। ठीक है, तो मास की जगह इक्वेट कर दो बेटा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, FM बाय mg, मास की जगह क्या रख दोगे बेटा, बोलिए रो S इंटू V बेटा। ठीक है, ये हो गया मास की वैल्यू इंटू जी मत भूलिएगा, माइनस FU क्या था, बोलिए अपथ्रस्ट फोर्स, क्या होगा इसकी वैल्यू, रो VL G। क्लियर कि नहीं क्लियर, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, रो VG बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए, ये आ गया अपना टैन थीटा। मैंने क्या किया, जब हमारे पास ये अरेंजमेंट वैक्यूम में रखा था वहां से टैन थीटा की वैल्यू निकाला, फिर जब लिक्विड में रख दिया गया तो वहां से टैन थीटा की वैल्यू निकाला। सोच रहे होगे टैन थीटा क्यों निकाला हूं, क्योंकि यहीं से तो हम इस टैन थीटा और इस टैन थीटा को इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एंगल रिमेन सेम,
एंगल सेम होगा तो tan थीटा की वैल्यूज भी तो सेम होगी, बोलिए हाँ या ना, बोलिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan थीटा ये आया है, यहाँ से यहाँ ये आया है, अब इन दोनों को इक्वल कर दो, बस क्लियर, और रिलेशन मिल जाएगा। बेटा कॉपी हो गया, मिटा दें पहले, बताइए, ठीक है, मिटाना पड़ेगा। देखिए ये tan थीटा ये tan थीटा इक्वल कर देंगे तो हम कहेंगे यहाँ से क्या, एफ ओ बाय रो एस वी जी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, एफ एम, बोलिए एफ एम बाय रो एस वी जी माइनस रो एल वी जी, ठीक है। अब देखिए बेटा रो वी जी यहाँ भी है और यहाँ भी रो वी जी, यहाँ भी रो वी जी, आप क्या यहाँ से आप वी जी और वी जी कॉमन नहीं निकाल सकते, बोलिए, देखिए यहाँ पे वी जी है और यहाँ से हम क्या वी जी कॉमन नहीं निकाल सकते, वी इंटू जी कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट लगा के बाहर निकालोगे तो वो वी जी इस वी जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, या डायरेक्टली ऐसे कह सकते हो वी जी कैंसिल हो गए बड़े आराम से, क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे तो कॉमन निकाल के निकाल लो या डायरेक्ट कर दिए, ठीक है जाओ, हैं हम तो नीट वाले बच्चे हैं, हम तो जेई वाले बच्चे, ग्रंट करें है ना। चलो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, एफ ओ बाय रो एस आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन में रो एस माइनस रो एल बेटा, ठीक है। फिर यहाँ से हम एक रिलेशन कह सकते हैं बड़े आराम से, क्या कह सकते हैं बेटा, एफ ओ बाई एफ एम, बोलिए एफ ओ बाई एफ एम इज इक्वल्स टू क्या, हमने एफ एम को नीचे भेज दिया और रो एस को ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा, रो एल, क्लियर कि नहीं क्लियर। फिर यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ गई बड़े आराम से, फिर आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि याद करिए, पहले ये फॉर्मूला याद करिए, ठीक है, जरूरत पड़ने पे ये भी काम आएगा, अभी हमें वो फॉर्मूले तक पहुँचना है, कैसे देखिए, याद करिए हमने आपको क्या बताया था, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ओ बाय ई आर बेटा, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि फोर्स इन मीडियम डिग्रीज एज ई आर टाइम्स, याद है कि नहीं याद है, या कह लो जब आपने पढ़ा था एफओ क्या है बेटा, फोर्स इन वैक्यूम या कह लो एयर बेटा, वो ई आर टाइम्स डिक्रीज कर जाता था और वो किसके बराबर होता था, फोर्स इन मीडियम के बराबर। यहाँ पे देखिए एफ ओ बाय एफ एम की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो बड़े आराम से, आप यहाँ से क्या कह सकते हो, क्या बेटा, ई आर को ऊपर भेज दीजिए, ई आर इज इक्वल्स टू एफ ओ बाय एफ एम बेटा, ई आर किसके बराबर होता है, बोलिए फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम, बस यही इक्वेट कर दो ई आर से बेटा, एफ ओ बाय एफ एम क्या हो जाएगा, ई आर के बराबर कह दोगे आप यहाँ से क्या, ई आर इज इक्वल्स टू रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल बेटा। देखिए बेटा एफ ओ बाय एफ एम की जगह मैंने ई आर लिख लिया, क्योंकि ई आर क्या है बेटा, एफ ओ बाय एफ एम, इसी की जगह लिख दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आ चुका है इन रिस्पेक्ट टू डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा, ठीक है। रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर या कह लो कोई भी सॉलिड बेटा, और रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए और बहुत ही काम आएगा आपके लिए अगर आप जेईई नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बेटा। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ई आर को हम लोग कई बार के से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, फिर बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो के है ये कैपिटल के है, स्मॉल के नहीं है, कूलम्स कांस्टेंट वाला, ठीक है, ये कैपिटल के है बेटा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो या रिलेटिव परमिटिविटी कहो। आई होप आपने लेक्चर को बहुत इंजॉय कियागा, यहाँ पे एंड होता है अपना लेक्चर। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे फोकस्ड बेटा, समझ में आया होगा, ठीक है।